बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम एस्थमा, टीबी, सिस्टिक फाइब्रोसिस और निमोनिया। सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ लेते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना एयर हंगर मोर कॉमन होती है, जिसमें होता है कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसकी डिसनिया एक्सपीरियंस बाय अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द ऑल प्रेगनेंट वुमेन बाय 20 वीक्स और बाय 3/4 बाय द 30 वीक्स। का मैकेनिज्म जो होता है ना कि प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है ना एक्टिंग वाई द हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी ड्राइव। ठीक है, तो ये हम कुछ टेबल देख लेते हैं। इसके अंदर ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ना प्री प्रेगनेंसी और टर्म के ऊपर जो है ना वो एबीजीज की डिफरेंट वैल्यू शो की हैं। और इसके अलावा उन्होंने इसमें बताया कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी ये डिक्रीज़ हो जाती हैं। अलबत्ता टाइडल वॉल्यूम और माइन्यूट वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो है रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल कैपेसिटी और पी फ्लो इनमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बातें बताई हुई हैं कि एनाटॉमिकली क्या क्या चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, कि जो लोअर चेस्ट वॉल है, सरकमफ्रेंस है ना, वो 5 to 7 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाता है। डायफ्राम 4 to 5 सेंटीमीटर एलिवेट हो जाता है। ठीक है, और कोस्टल एंगल वाइड हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द एक्सपेंडिंग यूटरस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द थोरेसिक लिगामेंट। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो भी प्रेगनेंसी में एलिवेट हो जाता है। इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बातें बताई हैं कि जो पहले बताई है कि जो है वो टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि रेस्पिरेटरी रेट जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, जिसकी वजह से रिलेटिव हाइपर वेंटिलेशन जो है ना फॉल इन PCO2 होती है और क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, बाकी ये उन्होंने ये बताया कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट ये जो है ना अनएफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट ये इन्वेस्टिगेशन है, वो कह रहे हैं कि ABGs प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं, जो उन्होंने टेबल में बताई हैं। एक्सरे जो है ना, एक्सरे ऊपर कार्डियोथोरेसिक रेशो एलिवेट हो जाती है, वास्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट हो जाती हैं और प्लूरल एफ्यूजन भी आपको मिल सकती है और नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, सेफ जो है ना रेडिएशन एक्सपोजर फीटस के लिए वो 5 ग्रे स्केल है, थ्रू ये गेस्टेशन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक्सपोजर जो कि आपको ना वेयर पॉसिबल है आपको मिनिमाइज़ करना चाहिए। लेटरल जो होता है ना एक्सरे वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें मोर एक्सपोजर होता है दैन AP चेस्ट एक्सरे। और मोबाइल चेस्ट एक्सरे के साथ भी ग्रेटर एक्सपोजर होता है, और VQ स्कैन को भी आज जहाँ पॉसिबल है ओमिट करना चाहिए। CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है ना वो लेस फीटल रिस्क होता है, इसका जो ना ब्रेकियल रूट आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो CT स्कैन है ना उसके साथ भी हायर एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आपने उसकी जगह जो है ना MRI जो है ना वो सेफ़ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एस्थमा। एस्थमा जो होता है ना, इसका इंसिडेंस एस्थमा में प्रेगनेंसी के अंदर 4 to 12% है, और 6% वुमेन जो है ना हॉस्पिटलाइज होती हैं एटलीस्ट 1 ओकेजन फॉर एस्थमा। इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन एस्थमा क्या होता है कि इसमें 1/3 डिट्यूरेट कर जाते हैं, 1/3 रिमेन्स सेम और 1/3 इम्प्रूव कर जाते हैं। ठीक है, वुमेन जो स्फेयर एस्थमा वाली है ना वो डिट्यूरेट करती हैं ज़्यादातर, और पोस्टमार्टम रिलैप्स हो जाता है। 1 in 10 प्रेगनेंट वुमेन विद एस्थमा सफ़र करती हैं एक्यूट अटैक इन द लेबर के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ एस्थमा ऑन प्रेगनेंसी, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मदर में डेवलप हो जाती हैं। हाइपरटेंशन होता है, इसके अलावा जो है ना जो प्री एग्जिस्टिंग सीवियर एस्थमा जो है ना वो पॉइंट टू बी मैकेनिक कॉमन पाथवे मास सेल एयर स्मूथ मसल सेल इंटरेक्शन की वजह से ना एस्थमा एग्जैजरबेट हो जाता है। मॉडरेट और सीवियर एस्थमा जो होता है ना एसोसिएटेड विद एडवर्स पेरिनेटल आउटकम, जिसके अंदर जो है ना IUGR, प्री टर्म लेबर, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये सारा कुछ जो है ना एस्थमा का फैक्ट है प्रेगनेंसी के ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट एस्थमा की जो होती है ना मोर्टेलिटी 0.2 है पर 100,000 मेटर्निटी के अंदर। पेशेंट को चेस्ट वीजिंग, टाइटनेस, कॉफ और ब्रेथलेसनेस होगी। इसका ट्रीटमेंट सेम ही एज नॉन प्रेगनेंट। ठीक है, और प्रिवेंशन आपने वही है ट्रिगरिंग फैक्टर को अवॉइड करना है। तो ये सारे टेबल के अंदर उन्होंने ट्रिगरिंग फैक्टर बताए हैं, एलर्जन, ऑक्यूपेशनल है, इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल है, फार्माकोलॉजिकल, इमोशनल, स्ट्रेस, एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है, अब जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ वो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। उसमें वो कह रहे हैं मेडिसिन जो है ना सारी सेफ़ है प्रेगनेंसी के अंदर। कोई भी मेडिसिन जो है ना वो कंजेंटल मेलफॉर्मेशन का रिस्क इंक्रीज़ नहीं करती। इसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट है ना वो भी सेफ़ है प्रेगनेंसी के अंदर, और वो कोई कंजेंटल मेलफॉर्मेशन नहीं करवाते। इसी तरह इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है
वो उसके साथ भी कोई मेल फॉर्मेशन, प्री टर्म डिलीवरी और लो बर्थ वेट का रिस्क नहीं है, ठीक है। और मिथाइल जैंथीन जो है ना उसके साथ भी कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है ना थ्यूफाइलिन के साथ जो है ना न्यूनेटल इरिटेबिलिटी और एपनिया होता है, इसलिए थ्यूफाइलिन का लेवल ज़रूर आपने चेक करना है प्रेगनेंसी के अंदर। क्रोमोन्स भी सेफ़ हैं और प्रेडनिसोलोन ओरल स्टीरॉयड है ना चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है 88% के अंदर, ठीक है। तो इस लेकिन इसके साथ जो है ना 3 फोल्ड इंक्रीज ओरल क्लेफ्टिंग का रिस्क हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। IUGR न्यूरोनल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन और प्री टर्म लेबर का रिस्क भी होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके ये बेनिफिट्स इसके जो है ना वो रिस्क से ज़्यादा है, ठीक है। सेफ्टी जो ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना उनकी लिमिटेड है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो है अनकंट्रोल एस्थमा इन द अडल्ट और एक्यूट स्पीयर अटैक और लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, ये 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आपने डिफरेंस करना है, ठीक है। जो अनकंट्रोल एस्थमा इन द एडल्ट होता है ना उसमें स्पीच नॉर्मल होती है लेकिन